हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कंप्यूटर की क्लास में जो हमारा लास्ट सेशन था वो एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक सेल रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। सेल रेफरेंस को लेके हमारी बात चल रही थी। तो सेल रेफरेंस होते हैं तीन प्रकार के: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और जो लास्ट का जो था वो था मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब आज उसके आगे हम चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है फॉर्मूला ऑपरेटर को रहने। सबसे पहले अगर बात करें तो फॉर्मूला ऑपरेटर होते क्या हैं। एक्सेल के अंदर बात की जाए तो फॉर्मूला ऑपरेटर एक विशेष प्रकार के चिन्ह है जो कि जिनका यूज हम क्या करते हैं, एक्सेल में गणना करने हेतु करते हैं ना। तो एक विशेष प्रकार का चिन्ह है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, वो कहलाते हैं फॉर्मूला ऑपरेटर। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि फॉर्मूला ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं, है ना। विशेष प्रकार का चिन्ह आपको एग्जाम में दिया जाएगा और उस चिन्ह के माध्यम से आपको ये पहचानना है कि ये किस प्रकार का ऑपरेटर है। वही जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला ऑपरेटर की, तो फॉर्मूला ऑपरेटर में कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और कुछ अगर हम बात करें स्टैटिकल फंक्शंस भी होते हैं। तो इस तरीके से अब जो है हम एक एक करके फॉर्मूला ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑपरेटर का तात्पर्य है एक विशेष प्रकार के चिन्ह से होता है। इसका तात्पर्य एक विशेष प्रकार के चिन्ह से होता है का उपयोग गणना करने या किसी निर्देश देने हेतु भी किया जाता है। और इसमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात की जाए जिसे न्यूमेरिकल डाटा पर, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं ये न्यूमेरिकल डाटा पर अंक गणितीय गणना करने हेतु यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं कि भाई अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं। तो इस तरफ देखिए यहाँ पर ऑपरेटर का सिंबल लिखा हुआ है, फिर उसका उस ऑपरेटर को क्या कहा जाता है, उसका नेम है और किस पर्पज से हम इसका यूज करते हैं, मतलब किस उद्देश्य से उस फॉर्मूला ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो प्लस का साइन है, यानी ये जो ऑपरेटर सिंबल है प्लस वाला, ये एक ही सिंबल याद रखना है आपको ना, प्लस वाला, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सेल में ऐड या सम। जब एक्सेल की शीट में कोई अपन एक टेबल बनाई है और उस टेबल में हमने अगर न्यूमेरिक डाटा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक्सेल की शीट है और इसके अंदर जो है आपने ये न्यूमेरिक डाटा, ये कोई भी एक न्यूमेरिक डाटा आपने यहाँ पर लिख रखा है। अब आप चाहते हो कि इस डाटा के साथ में कि जैसे मैंने यहाँ A1 वाली सेल में A1 सेल से लेके A3 तक की सेल में मैंने न्यूमेरिक डाटा लिखा है। अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि इन तीनों डाटा का क्या हो जाए, योग हो जाए, इनका कुल निकाल लूँ, इनका कुल या इनका योग कर लूँ। तो कुल या योग को कहते हैं सम या ऐड। ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे भाई, जब हमें इसका एक फॉर्मूला ऑपरेटर मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑपरेटर है प्लस, इसको ऐड या सम कहते हैं और ये किसके लिए यूज होता है, जोड़ने हेतु, जोड़ने हेतु या कुल या योग करने हेतु, जोड़ने हेतु या कुल या योग करने हेतु, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑपरेटर है, नेक्स्ट फॉर्मूला अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है माइनस का साइन। ये माइनस का साइन इसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट। जब हमें सेल में लिखे गए डाटा के साथ में सब्ट्रैक्शन करनी हो, सेल में लिखे गए डाटा के साथ में सब्ट्रैक्शन की गणना करनी हो, यानी घटाने हेतु, इसका पर्पस क्या है भाई, घटाने हेतु, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मल्टीपल का साइन है जिसे एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट साइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल भी कहते हैं। इसको अगर एक्सेल की लैंग्वेज में देखें तो एक्सेल की लैंग्वेज में इसको प्रोडक्ट कहते हैं और मल्टीप्लाई कहते हैं, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कहते हैं। जिसका यूज किस लिए किया जाता है, गुणा करने हेतु, या सेल में लिखे गए डाटा को जब आपस में गुणा करना हो तो हम जिस प्रकार के अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भाई, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर, जिसे प्रोडक्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर ये भाजक का चिन्ह है, यानी हम डिवीजन के लिए जब हमें भाग देना हो, डाटा के साथ में भागफल ज्ञात करने हो, तो इसे डिवाइड या स्लेश भी कहा जाता है। इस सिंबल को क्या कहा जाता है, डिवाइड या स्लेश सिंबल भी कहा जाता है और इसका यूज किया जाता है भाग देने हेतु। किसके लिए यूज किया जाता है भाई, भाग देने हेतु किया जाता है। फिर देखो लाइक यहाँ पे प्रतिशत, ये प्रतिशत साइन नहीं है भाई, इस तरीके से है ये ना। ये साइन होता है, ये साइन होता है मोड का, मोड यानी शेषफल ज्ञात करना हो, मोड यानी शेषफल ज्ञात करने हेतु। तो यहाँ पर इसका यूज क्या हो गया भाई, शेषफल ज्ञात करने हेतु। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये 5 प्रकार के होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से भाई, एड या सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, डिवाइड और मोड, ये 5 प्रकार के आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटर अर्थमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर है।
इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़े, तो आगे देखिएगा नेक्स्ट आता है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये चलिए यहाँ पर, हाँ ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गए। और अब जो ये नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं इनका नाम है, इनको कहते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? कंपेरिजन। इसको हम कंपेरिजन ऑपरेटर भी कहेंगे, कंपेरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और इन्हीं को हम जो है रिलेशन ऑपरेशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिलेशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर। मतलब जब आपको सेल में लिखे गए डाटा के साथ में तुलना करनी हो, तो तुलना करने के लिए हम जिस प्रकार के फॉर्मूला ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला ऑपरेटर कौन से हैं भाई? जिनको हम कहेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। या हम यूँ कहते हैं कि दो डाटा के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए जिस फॉर्मूला ऑपरेटर का यूज किया जाता है वो कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर है वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये लेस देन, ये साइन आपने सबने पढ़ाई है, हम छोटी क्लासों से मैथ में पढ़ते ही आ रहे हैं ये साइन। ये है लेस देन। जब दो डाटा के बीच में आपको ये बताना है कि कौन सा छोटा है तो लेस देन वाले ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कि भाई कौन सा बड़ा है, कौन सा मान बड़ा है, उसके लिए जिसका यूज करेंगे वो है ग्रेटर देन। और यहाँ पर देखिए लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। किस पर्पज के लिए भाई? या तो लेस देन या इक्वल टू, या तो छोटा होगा या फिर बड़ा बराबर होगा। द नेक्स्ट देखिए ये है ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज किया जाता है। चलो देखो यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लिखे इनके सबके, तो एग्जाम्पल में देखो कि अगर मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ पर मैंने दो न्यूमेरिक डाटा लिख दिया 70 और 80, तो इसमें आपको बताना है कि लेस देन, कि लेस देन कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो ये साइन हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में हम बात करें, चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल साइन और लेस देन, इक्वल साइन और लेस देन, और फिर मैंने इसमें डाटा ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसका इनपुट क्या आएगा? इसका इनपुट सॉरी इनका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा भाई लेस देन का लगाया ना अपन ने, तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा क्या? आंसर में आपके आ जाएगा 70। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो, इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन, इक्वल ग्रेटर देन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वो न्यूमेरिक डाटा जिसके साथ आपको तुलना करनी है। ये कर दिया तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ इसका आउटपुट आएगा 80, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू, इसे ही इसका भी यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं, और इक्वल टू यानी कि बराबर है इस साइन का भी यूज किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं आपके कौन से? कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी 5 प्रकार के, कंपैरिजन और रिलेशन ऑपरेटर भी 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर जिसे तार्किक ऑपरेटर भी कहते हैं या इन्हीं को वुलन ऑपरेटर भी कहते हैं, जो तार्किक गणना करने हेतु किया जाएगा। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक तरीके से मैं बात करूं कि जब हमें एक्सेल शीट में ऐसा डाटा हो जिसको हमें तर्क के आधार पे आपस में उसकी तुलना करनी हो, है ना, तर्क के आधार पे तुलना करनी हो, या किसी विशेष प्रकार की कंडीशन उसमें दी गई हो और कंडीशन या शर्त के अनुसार पर हमें आंसर निकालना हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर, और आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन टेप जो पढ़ेंगे, फॉर्मूला टेप, फॉर्मूला टेप में भी हमें जो है ये ऑपरेटर मिलेंगे फंक्शन के रूप में जिसे हम कहेंगे लॉजिकल फंक्शन। तो इन सभी को लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल फंक्शन को हम फॉर्मूला टेप के समय में ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, बस इतना सा याद रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर या जिन्हें वुलन ऑपरेटर भी कहा जाता है, तार्किक ऑपरेटर होते हैं और एक्सेल के अंदर तार्किक गणना करने हेतु यूज किए जाते हैं। कैसे होते हैं इनका यूज? वैसे मैं बता दूं, जैसे नोट होता है, और होता है, इफ होता है, नोर होता है और एंड होता है, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इनके क्या कार्य है वो जब हम लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे तभी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ो, आगे देखो। वैसे अगर नॉर्मली अगर आपको यहाँ देखना है तो एक बार इसलिए देख लीजिए कि जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एक होता है नोट, नोट होता है कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करता है? रिजल्ट को रिवर्स करता है, रिजल्ट को रिवर्स करता है। मान लो कि शर्त की 2 शर्तें दी हुई है और उस शर्त के आधार पे आपको आंसर बताना है, और आपका आंसर मान लो कि ट्रू आया है, आंसर क्या आया आपका? ट्रू आया है, तो उसको रिवर्स करेगा। ये नोट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? इस ट्रू को किस में चेंज कर देता है? फॉल्स में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया है उसको अपोजिट कर देगा, रिवर्स कर देगा ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। कैसे करता है? जब अपन लॉजिकल फंक्शन डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी।
चलिए नेक्स्ट देखो और ऑपरेटर। एक कंडीशन ट्रू होने पर ये ट्रू परिणाम ही देता है। अब आपके सामने दो कंडीशन दी हुई है, दो शर्तें दे रखी है। अगर उनमें से अगर एक भी कंडीशन आपको सही लग रही है तो वहां पर आपका जो है और लॉजिकल ऑपरेटर काम करेगा और आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। दूसरी वाली कंडीशन चाहे भले सही हो या गलत हो, उसको देखना ही नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑपरेटर यूज करने का मतलब है कि अगर दी गई कंडीशनों में एक भी कंडीशन सही हो गई तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। फिर चाहे बाद वाली कंडीशन सही है गलत है, उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो और ऑपरेटर में क्या होगा, एक भी कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू परिणाम देता है और ऑपरेटर। आगे बढ़े, आगे देखो। एक होता है नोर ऑपरेटर। नोर ऑपरेटर क्या करता है, और का जो रिजल्ट आता है। अब और का रिजल्ट क्या आएगा भाई, जैसे यहाँ पर दो कंडीशन दी है, मान लो कि दो कंडीशन दी है। जैसे मैंने एक कंडीशन लिखी 7 इक्वल टू 8, 7 इक्वल 8 लिखा है मैंने। चलो यहाँ पे रुको एक सेकेंड, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 8 इक्वल 8, और सेकंड कंडीशन मैंने दी है 7 जो है ग्रेटर देन 8। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है। अब देखो पहली कंडीशन अगर हम देखें 8 बराबर 8 यानी 8 इक्वल टू 8, ये तो हमें सही दिख रही है भाई, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे जाना ही नहीं है। अगर पहली ही कंडीशन सही हो गई और यही से हमारा आंसर निकल गया ट्रू, तो फिर दूसरी कंडीशन हमें देखनी ही नहीं है। दूसरी कंडीशन चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो और ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है। अब नोर क्या करेगा, नोर ऑपरेटर जो और ऑपरेटर का आंसर आएगा ना उसको रिवर्स करेगा। अब और फंक्शन आपने यहाँ पे लगाया है ना, और आपने और जो ऑपरेटर यहाँ पे लगाया, और ऑपरेटर लगाकर जब आपने ये कंडीशनें रखी तो आपका आंसर क्या आया, ट्रू आया। एक बार एक एग्जांपल और देती हूँ और का, जैसे कि इक्वल और ऑपरेटर लगाया और ब्रैकेट में मैंने लिखा 3 लेस देन 4, ये पहली कंडीशन मैंने लिखी, और दूसरी कंडीशन मैंने लिखी 7 इक्वल 7 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर मैंने ये और ऑपरेटर का यूज किया और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस रख रखी है, दो शर्त रख रखी है। अब अगर मैं बात करूं, हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन को देखेंगे। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि भाई 3 छोटा है 4 से, तो यहाँ पर ये पहली ही कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब हमको दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करना है, लेकिन अगर हम कर भी लेते हैं उसका कोई भी इफेक्ट आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 7 इक्वल टू 7, तो ये भी क्या है, सही है। लेकिन हमें तो पहली कंडीशन देख के हमारा क्या कर देना है, आंसर दे देना है। तो और ऑपरेटर में पहली कंडीशन से आंसर निकलता है, ये ट्रू है, तो यहाँ पर ये लिख दीजिए ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया भाई अपन ने, ट्रू लिख दिया। ठीक है, अब नोर ऑपरेटर क्या करेगा, नोर ऑपरेटर का यूज किया आपने, और आपने कंडीशन के साथ में और ऑपरेटर भी लगा रखा है। कंडीशन के साथ में और ऑपरेटर भी आपने क्या लगाया, और ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद में आपने नोर ऑपरेटर लगाया। तो ये नोर ऑपरेटर क्या करेगा, इस और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया, ट्रू आया ना। लेकिन ये नोर ऑपरेटर उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, यानी इसको अपोजिट कर देगा, और इसका आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। क्या देगा आंसर इसका, फॉल्स देगा। ठीक है, तो और का रिवर्स होता है नोर, और का रिवर्स होता है क्या भाई, नोर होता है। ठीक है, चलो आगे चले। एंड ऑपरेटर, एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर फॉल्स परिणाम देना। अब जैसे कि यहाँ पर ये नोर और वाले फंक्शन है ना, वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ एंड ऑपरेटर की, तो ये जैसे कि एंड ऑपरेटर आपने यूज किया और आपने दो कंडीशन दी। दो कंडीशन जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 7 ग्रेटर देन 4, 7 ग्रेटर देन 4, और एक कंडीशन मैंने यहाँ रखी कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ मैंने दो कंडीशन लिख रखी है आपके सामने। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को हम चेक करेंगे। दोनों कंडीशन को जब हम चेक करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। देखो पहली कंडीशन थी कि 7 ग्रेटर देन 4, 7 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर ये तो क्या है, राइट है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन को अगर अपन देखें 8 प्लस 2 11, क्या 8 प्लस 2 11 होता है, जी नहीं, 8 प्लस 2 क्या होना चाहिए, 10। तो ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर एंड वाले लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन गलत दे दी गई तो फिर पूरा परिणाम ही इसका पूरे समीकरण का परिणाम ही क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, फॉल्स लिखेंगे। इसका आउटपुट क्या निकल के आया, जब हमने एंड ऑपरेटर यूज किया तो आंसर क्या निकल के आया, फॉल्स। और में एक भी कंडीशन ट्रू होने पर आंसर हमेशा ट्रू रहेगा, और एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर आंसर हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब नेंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा, ये एंड का रिवर्स काम करेगा। अभी जब अपन ने ये एंड ऑपरेटर लगाया तो आंसर क्या निकल के आया, फॉल्स निकल के आया ना। अब अगर इस एंड के आगे आप इस एंड से पहले अगर नेंड ऑपरेटर भी यूज करते हो,
इस एंड से पहले आप नेंड ऑपरेटर भी यूज करते हो, तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जो ये रिजल्ट आया है इसको रिवर्स कर देगा और इसके आउटपुट के रूप में हमें क्या बताएगा, ट्रू। इसके आउटपुट के रूप में हमें क्या बताएगा, ट्रू। तो आपको याद रखना है एंड का रिवर्स होता है नेंड और का रिवर्स होता है नोर, ठीक है। और में एक भी कंडीशन ट्रू होने पर आंसर हमेशा ट्रू आएगा, नोर उसको किस में चेंज कर देगा, फॉल्स में चेंज कर देगा। ऐसे ही एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन जो नेंड ऑपरेटर है वो उसको चेंज कर देगा, यानी ट्रू में चेंज कर देगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमने यहाँ पर सामान्य रूप से तो देख लिए हैं, और थोड़ा सा इसको डिटेल में हम जब लॉजिकल फंक्शंस पढ़ेंगे यानी कि फॉर्मूला टेप पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर, तो भाई जब अपन ने सेल रेफरेंसर, सेल एड्रेस रेफरेंसर के बारे में पढ़ा था, तब आपने कहा था कि हम एक सेल की रेंज बनाते हैं ना, सेल का एड्रेस लेके सेल की रेंज बनाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि A1 और एक लास्ट सेल मैंने लिखी A3, इन दोनों सेल के बीच में एक और सेल है A2, उसको हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन हम उसके लिए एक रेफरेंस दे सकते हैं, और उस रेफरेंस के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो है कॉलन साइन। कॉलन साइन अगर आप यहाँ लगाते हो तो इसका मतलब है कि A1 से लेके A3 की सेल, ये यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है इस कॉलन साइन को लगा के कि A1 से लेके A3 की जितनी भी सेल है वो यहाँ पर बीच में है। वो यहाँ लिखी नहीं गई है लेकिन यहाँ पर बीच में है, और इस कॉलन साइन का मतलब भी होता है A1 से लेकर लास्ट सेल तक, जो भी आपने ये लास्ट सेल का एड्रेस डाल रखा होगा, शायद A3 है, A9 है, A10 है ना, तो लास्ट सेल तक सारी सेलों को क्या कर लिया जाता है, काउंट किया जाता है, इसमें मिक्स किया जाता है। तो रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होता है, एक ही रेफरेंस ऑपरेटर होता है एक्सेल के अंदर, और वो होता है कॉलन। तो कॉलन किस प्रकार का ऑपरेटर है भाई, रेफरेंस ऑपरेटर ने एक सेल एड्रेस को परिभाषित करता है, एक सेल एड्रेस को परिभाषित करता है। जैसे यहाँ एक फॉर्मूला लगाया गया है, इक्वल साइन सम और A1 से A1 फिर कॉलन साइन और A4। इसका मतलब क्या है, इस A1 और A1 कॉलन साइन A4 का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो सेल है वो टोटल कितनी है, 4 है, A1 A2 A3 और A4 है। तो इस तरीके से हम एक सेल रेफरेंस देने के लिए कॉलन साइन का यूज करते हैं, और कॉलन साइन जो है एक रेफरेंस ऑपरेटर होता है। क्या होता है भाई, एक रेफरेंस ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है टेक्स्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भाई, टेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि एक ही होता है एक्सेल में, और इसका नाम है एम्परसेंड। क्या नाम है भाई इसका, एम्परसेंड। एम्परसेंड जो है एक प्रकार का टेक्स्ट ऑपरेटर है। अब टेक्स्ट ऑपरेटर है तो इसका मतलब दो शब्दों को बीच में जोड़ने का काम करेगा। दो शब्द कह दो, या शब्दों को हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं भाई, स्ट्रिंग कहते हैं। तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करेगा, तो टेक्स्ट को आपस में जोड़ने का काम करेगा, इसलिए इसको कहते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट ऑपरेटर है, तो एम्परसेंड। एम्परसेंड, इस साइन का इस साइन को अच्छे से देख लीजिए, ये साइन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एम्परसेंड है और एक प्रकार का टेक्स्ट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे कहा कि भाई कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है इसको आपस में जोड़ने के लिए हम इसके बीच में क्या लगा सकते हैं, ये एम्परसेंड वाला साइन लगा सकते हैं ना, तो हेलो एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्स्ट ऑपरेटर। तो टोटल ऑपरेटर कितने प्रकार के भाई, ऑपरेटर हो गए 5 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़े हैं ये ऐड, सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, मल्टीपल, डिवाइड और मॉड, और इनके क्या क्या कार्य है वो अपन ने पढ़ लिया, मतलब इनके यूजेस क्या क्या है वो देख लिया। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर भी 5 प्रकार के, नॉट, और, नॉर, एंड और नेड, 5 प्रकार के ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो तार्किक गणना हेतु यूज किए जाते हैं। इनको वुलन ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है रेफरेंस ऑपरेटर, जो कि एक ही प्रकार का होता है, जिसको हम कहते हैं कॉलन रेफरेंस, है ना, कॉलन साइन वाला जो है वो रेफरेंस ऑपरेटर होता है। और एक आपके यहाँ पे हो गया टेक्स्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भाई, टेक्स्ट ऑपरेटर। एक और बच गया जिसको वो थे ना अपने जो पढ़े, ये कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और आगे देखो, नेक्स्ट आता है कि अब एक्सेल में आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है एक्सेल में। भाई एक्सेल में अगर फॉर्मूला नहीं यूज करोगे तो एक्सेल में किसी भी डाटा का कोई मतलब नहीं है। एक्सेल का यूज ही किया जाता है रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब अगर आप बच्चे की मार्कशीट भी तैयार कर रहे हो तो वहाँ आपको उसके नंबर्स की टोटल भी करनी होगी, उसका परसेंटाइल भी निकालना होगा। तो ये गणना करने के लिए हमें एक्सेल के फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्सेल में फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि निम्न में से एक्सेल का एक वैध फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं।
सबसे पहला काम क्या करना है, जो एक्सेल है, इस एक्सेल की शीट में जहाँ पर भी आपने डाटा लिख रखा है, जैसे कि मैंने ये डाटा यहाँ लिख रखा है, मैं ये एक टेबल यूज़ करूँगी और इसी टेबल पे अपन सारे जो है फॉर्मूला ऑपरेटर को देखेंगे, है ना। ठीक है, सारे फॉर्मूला ऑपरेटर इसी एक टेबल से कैलकुलेट करेंगे, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें देखो कि अगर मैं बात करूं, मुझे इस A1 से लेके A4 तक की, A1 से लेके A4 तक जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा का मुझे क्या करना है, योग करना है, इसका मुझे कुल निकालना है कि मुझे जोड़ करनी है। तो जोड़ करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये जो A5 वाली सेल है, भाई इसकी जोड़ होके कहाँ आएगी, इस A5 वाली सेल में आएगी। तो मैं पहले इस सेल को क्या करूंगी, एक्टिव करूंगी, है ना। और एक्टिव सेल कौन सी होती है, जिसमें हमारा कर्सर ब्लिंक करता है और जो कि गहरे बॉर्डर से प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहले तो इसको मैं इस सेल को सेलेक्ट करके भाई A1 से लेके A4 तक की सेल को मैं सेलेक्ट करूंगी, फिर A5 वाली जहां मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है उस वाली सेल को मैं एक्टिव करूंगी। एक्टिव करने के बाद में मेरा दूसरा काम होगा कि मैं इस सेल के अंदर लिखूंगी इक्वल साइन। ये इक्वल साइन ये बताता है कि इस इक्वल साइन के बाद में आप जो भी अल्फाबेट लिख रहे हो वो एक प्रकार का फंक्शन है, यानी कि उसका यूज़ फॉर्मूला के लिए किया जा रहा है। जैसे कि मैंने इक्वल साइन के बाद लिखा सम, तो ये जो मैंने SUM सम यहाँ लिखा है, तो ये सम एक प्रकार का फंक्शन है। क्या है भाई, ये एक प्रकार का फंक्शन है जो एक्सेल में फॉर्मूला की जैसे काम करता है। तो इक्वल साइन नहीं होगा तो एक्सेल में वो फॉर्मूला माना ही नहीं जाएगा। इक्वल साइन से ही पता चलता है कि इस इक्वल साइन के बाद में जो कुछ भी लिखा गया है वो फॉर्मूला है। क्या है भाई, फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम तो क्या किया, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बनाने के लिए आपने इक्वल साइन लिखा। इक्वल साइन लिख के फिर आपने यहाँ पर सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम कि भाई जो भी आप इसके साथ, इस डाटा के साथ में जो भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, भाई आप इसका योग और कुल करना चाहते हो तो यहाँ हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी अभी अपन ने वहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर में देखा था कि सम फंक्शन का यूज़ होता है जोड़ करने के लिए ना। अगर आपको यहाँ पर इन सब का मल्टीपल करना था तो आप कौन सा, प्रोडक्ट वाला जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं। तो पहला काम इक्वल साइन, दूसरा काम फंक्शन का नाम, फिर तीसरा काम ब्रैकेट में आपको क्या करना है, सेल की रेंज देनी है कि किस सेल से लेके किस सेल तक के डाटा के साथ में आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, मतलब किस सेल से लेके किस सेल तक के डाटा को आप आपस में जोड़ना चाहते हैं, उसका कुल या योग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सेल एड्रेस क्या देंगे, यहाँ हम सेल एड्रेस देंगे A1 से A4, A1 से A4, A1 से A4 में ही हमारा डाटा है। जैसे हमने ये सेल एड्रेस भी लिख दिया और एंटर की प्रेस कर दी। ये फॉर्मूला कहाँ लिखा आपने, इस सेल के अंदर बनाया ये फॉर्मूला, कौन सी वाली में, A5 में। अब एक चीज ध्यान रखना, आप इस A5 वाली सेल में जो ये फॉर्मूला बना रहे हो, ये फॉर्मूला आपको और कहाँ प्रदर्शित होगा, एक्सेल की फॉर्मूला बार में भी ये फॉर्मूला प्रदर्शित होता है। तो अगर आप चाहो तो इस सेल को एक्टिव करके यहाँ ये फॉर्मूला लगा दो, या इस सेल को आप सेलेक्ट कर लो, लेकिन फॉर्मूला आप फॉर्मूला बार में भी लिख सकते हो। तो जब आप फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला लिखोगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इस सेल में भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेल के अतिरिक्त कोई भी फॉर्मूला कहाँ प्रदर्शित होता है, तो वो प्रदर्शित होता है फॉर्मूला बार में। वहाँ उस फॉर्मूला बार से भी हम जो है फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर इस सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट भी प्रदर्शित होता है हमें उस फॉर्मूला बार में। तो इस कंटेंट की एडिटिंग हम फॉर्मूला बार के द्वारा भी कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। चलिए आगे देखो, अब जैसे ही एंटर की प्रेस की तो इसका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इस पे लागू हो जाएगा और इसकी टोटल यहाँ आ जाएगी और टोटल के रूप में यहाँ पे आ जाएंगे 100। ठीक है, काउंट कर लीजिए 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90 प्लस 10, 100। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 100। क्लियर हो गई ये बात। चलिए तो सम फंक्शन मतलब ये करना है आपको फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। तो देखो जिस भी सेल में फॉर्मूला को राइट करना है, जिस भी सेल में फॉर्मूला लिखना है, उसे सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। तो इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मूला शुरू करने हेतु इक्वल साइन चिन्ह को टाइप किया जाता है, इक्वल यानी बराबर साइन के चिन्ह को टाइप किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे फंक्शन का नाम लिखा जाता है, जो गणना करनी है, वही जोड़ करनी है तो सम लिख दो, माइनस यानी घटाव करना है तो सब्ट्रैक्ट लिख दो, गुणा करना है तो प्रोडक्ट लिख दो,
या फिर आपको जो है डिवीजन करनी है तो डिवाइड लिख दो, और शेषफल निकालना है तो मोड लिख दो, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट काम क्या आता है, सेल एड्रेस को परिभाषित कीजिए। तो ये अपन ने क्या कर दिया भाई, सेल एड्रेस को परिभाषित कर दिया। अब हमारा डाटा एक से अधिक सेल में, इसलिए हमने यहाँ पर सेल रेंज दी। अगर डाटा छोटा होता तो हम सेल रेंज देने के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट डाटा भी लिख सकते हैं। डाटा छोटा का मतलब जैसे कि अगर मुझे 6 + 10, केवल ये इतना छोटा सा डाटा ही कैलकुलेट करना है, 6 + 10, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में सेल एड्रेस देने के बजाय डायरेक्ट ये डाटा लिखकर भी इसका आंसर निकाल सकती हूँ। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो यहाँ देखो कि ये जो पहला फंक्शन मैंने लगाया A1 से A4, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 100, ठीक है। चलिए, अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर जैसे कि मैं अगर वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल दे देती हूँ। ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर लागू किया और मैंने सेल एड्रेस दिया कि A3 से किसको माइनस कर दो, A2 वाले डाटा को, है ना, A3 से A2 वाले डाटा को माइनस कर दो। तो ये 30 - 20 होगा भाई। A3 में डाटा क्या लिखा हुआ है, 3, 30, और A2 में कितना लिखा है, 20। तो ये 30 से 20 माइनस होगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके अलावा डायरेक्ट ये सेल एड्रेस देके भी इसको क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। तो जैसे A1, A2, A3 को आप जो है काउंट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 60, है ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फंक्शन क्या होते हैं। ये तो अभी अपन ने क्या देखा कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्रिएट करने का सीधा सा सिद्धांत है, पहले सेल को एक सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद में उसमें इक्वल साइन लगाइए, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप फंक्शन का नाम लिखिए जो फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो, और तीसरा स्टेप इस ब्रैकेट में सेल रेंज दे दीजिए। क्या दे दीजिए भाई, सेल रेंज या सेल का एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, ये काम करना है और इससे हमारा क्या हो जाता है, एक्सेल का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि सेल में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ना। तो यहाँ फंक्शन से बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। अगर अभी 8% में बात करूँ तो RSSMB बोर्ड हो चाहे RPSC बोर्ड हो, उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि एक्सेल वाला, है ना। एक्सेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फंक्शंस को लेके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे आप CET के पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भी एक्सेल में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कोई फॉर्मूला दे दिया गया है और उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया। और अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो अगर फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, जिस फंक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं राउंड वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम जो है एक एक करके अब सारे फंक्शंस को देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखो MS एक्सेल में फंक्शन का तात्पर्य है प्री डिफाइंड फॉर्मूला, पहले से बने बनाए फॉर्मूला जो इस एक्सेल के अंदर होते हैं। अभी जो पहले से बने बनाए फॉर्मूला होते हैं ना, ये एक तो हमें मिलेंगे फॉर्मूला टेब में। कहाँ मिलेंगे, फॉर्मूला टेब के फंक्शन विजार्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो पहले से जो यहाँ पे फॉर्मूला बने हुए हैं वो कहलाते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूला, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सेल में फंक्शन कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि MS एक्सेल में फंक्शन क्या है, तो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की गणना करने हेतु किया जाता है। MS एक्सेल में उपलब्ध फंक्शन की सूची को दर्शाने हेतु, जो फंक्शन है उनकी लिस्ट दर्शाने हेतु फॉर्मूला टेब में उपलब्ध फंक्शन विजार्ड का उपयोग किया जाता है। तो आगे जब अपन फॉर्मूला टेब पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे देखो ये इंसर्ट फंक्शन वाला फंक्शन विजार्ड है, और इसके अंदर आप जब इस पर क्लिक करोगे तो इसकी एक लिस्ट ओपन होगी, और उस लिस्ट में पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होंगे जिनका आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। MS एक्सेल की एक सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु शिफ्ट प्लस F3 की का यूज किया जाता है। ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शॉर्टकट की को लेके क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इस टाइप के डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। MS एक्सेल की एक सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु शिफ्ट प्लस F3 की, कौन सी भाई, शिफ्ट प्लस F3 की का उपयोग होता है। MS एक्सेल में एक फॉर्मूला को लिखने हेतु फॉर्मूला बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बार हमने देख ली थी कि फॉर्मूला बार के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है नेम बॉक्स या जिसे नेम बोर्ड कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा होता है भाई, यहाँ पर होता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस जो है एक्टिव सेल का एड्रेस हमेशा नेम बोर्ड या नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। ठीक है, और फॉर्मूला बार में फॉर्मूला प्रदर्शित होता है, साथ ही साथ में सेल का जो कंटेंट होता है वो भी यही प्रदर्शित होता है। तो कंटेंट की एडिटिंग भी हम फॉर्मूला बार की सहायता से कर सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो आगे हम जो है धीरे धीरे करके सारे फंक्शंस ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक डेट एंड टाइम फंक्शन से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्न में से कौन से फंक्शन का परिणाम दो कंप्यूटर में भिन्न आ सकता है।
निम्न में से कौन से फंक्शन का परिणाम दो कंप्यूटर में भिन्न आ सकता है? तो देखो सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ है मोड या शेषफल। अब एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी कंप्यूटर में बैठ जाओ, अगर आपका डाटा सही है तो हमेशा मोड या शेषफल जो है इसका परिणाम सही ही आएगा, है ना। तो इसका तो भिन्न भिन्न आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। फिर बात करें सम या जोड़, आप किसी भी डाटा को, जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने 10 + 20 डाटा ये एक कंप्यूटर में किया, दूसरे कंप्यूटर में भी मैंने यही डाटा लिखा 10 + 20, तो मुझे पता है कि दोनों कंप्यूटर में इसका आंसर एक जैसा ही आना है, ठीक है। तो सम जो फंक्शन है ये भी ना एक सब कंप्यूटर में एक जैसा समान ही परिणाम देता है। टुडे की बात करें, अब टुडे का यहाँ मतलब है वर्तमान तारीख से, टुडे का मतलब है वर्तमान तारीख से, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंप्यूटर में सही दिखाई दे, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में, अगर किसी अन्य सिस्टम में डेट अगर सेट नहीं कर रखी है तो फिर वहां पर डेट जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला सिस्टम डेट दिखा रहा है वही डेट उसकी हो। अगर डेट दोनों में पहले से, दोनों सिस्टम में अगर डेट को सही से ढंग से पहले से ही सेट कर रखा है तो वो वर्तमान डेट सही दिखाएगी। लेकिन आपने खुद ने ही देखा होगा कि अलग अलग सिस्टम में डेट पहले से जो है वो सेट नहीं होती है, तो अलग अलग सिस्टम में डेट अलग अलग दिखाई जा सकती है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि निम्न में से कौन से फंक्शन का परिणाम दो कंप्यूटर में भिन्न आ सकता है, तो वो कौन सा है भाई, टुडे फंक्शन वाला, ठीक है ना। मतलब दिनांक अलग अलग आ सकती है, अगर टाइम और डेट दोनों सेट नहीं कर रहे हैं तो कोई भी सिस्टम डेट एंड टाइम समान नहीं बता सकता। अब आगे देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी गुणा, तो वही चीज है कि मैं एक कंप्यूटर में 10 × 3 करूं, दूसरे कंप्यूटर में भी मैं 10 × 3 करूं, आना दोनों का आंसर एक ही है। तो इनका तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे मोड फंक्शन हो, चाहे सम फंक्शन हो, चाहे प्रोडक्ट फंक्शन हो, क्योंकि इसमें तो डाटा है और डाटा के ऊपर ना जो कैलकुलेशन की गई है। लेकिन ये टुडे, टुडे यानी डेट से संबंधित है, डेट एंड टाइम वाले फंक्शन से संबंधित है, तो ये सिस्टम में पहले से अगर डेट एंड टाइम सही करे हुए हैं, सही अरेंज करे हुए हैं, तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आता है कौन सा भाई, सी टुडे, ठीक है। चलिए तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो डेट एंड टाइम फंक्शन पे ही करेंगे। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और देखो डेट एंड टाइम फंक्शन की बात चल रही है ना, तो डेट एंड टाइम फंक्शन में सबसे पहले एक फंक्शन आता है। पहले मैं एक बात बता देती हूँ, जब अपन डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पहले कि भाई कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट क्या होता है। कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट होता है MTY, यानी पहले मंथ को प्रदर्शित किया जाता है, फिर दिन, दिनांक, उस महीने की कौन सी दिन है, और फिर ईयर को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने आज की अगर मैं डेट लिखूं तो आज है 13 तारीख, और अगर हम मंथ की बात करें तो दूसरा मंथ है, और यहाँ पर ईयर की बात करें तो 2024, ठीक है, ये आएगा। अगर आज की डेट आप सिस्टम में लिखते हो तो डेट का फॉर्मेट ये आएगा। चलिए अब देखो डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं कुल 5 प्रकार के। डेट एंड टाइम फंक्शन कितने होते हैं भाई, कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लैंक स्लाइड लेके ही मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। इसमें डेट एंड टाइम वाले फंक्शन में एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन ये होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहले फंक्शन की मैं बात करूं तो ये होता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन, अब ये नाउ फंक्शन कैसे काम करता है। नाउ फंक्शन क्या करता है, वर्तमान दिनांक प्लस समय दोनों को साथ में बताता है, ठीक है। तो किसी भी एक्सेल में, एक्सेल की शीट में अगर आपको वर्तमान दिनांक और समय जानना है तो वर्तमान दिनांक वे समय को बताता है। और डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान दिनांक वे समय को कौन सा फंक्शन बताता है, एक्सेल में किस फंक्शन के द्वारा हम वर्तमान दिनांक वे समय को जान सकते हैं। तो वर्तमान दिनांक वे समय को बताता है, ठीक है, ये फंक्शन वर्तमान दिनांक वे समय को बताता है। तो ये नाउ फंक्शन, अब देखो इसका एक एग्जांपल देती हूँ कैसे यूज करोगे। भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल साइन लगाना है। मैंने कहा ना कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको इक्वल साइन लिखना जरूरी है। इक्वल साइन लिखा, फिर क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है भाई, नाउ है, नाउ फंक्शन लगा दिया। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक, ब्रैकेट में जो है ब्रैकेट को खाली छोड़ दो क्योंकि ये वर्तमान दिनांक में समय को बताने के लिए लगाया हमने ना। तो जैसे नाउ फंक्शन लिखा, इक्वल साइन लगा के नाउ फंक्शन लिखा और आपने एंटर की प्रेस की, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आपके सामने आएगा कि भाई आज की जो दिनांक है वो दिनांक आपकी क्या है। जैसे आज की दिनांक है 13 तारीख है ना, तो ये लिखिए 13 तारीख आ गई। और अभी समय की बात की जाए तो 8 प्रेजेंट जैसे समय हो रहा है 5:30 PM, तो ये 5:30 PM यहाँ का समय आ गया।
वर्तमान दिनांक और वर्तमान समय जो है यहाँ पर प्रदर्शित हो जाता है इस फंक्शन को यूज करते ही। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखो इसी के अंदर दूसरा फंक्शन होता है डे फंक्शन। डे फंक्शन, अब ये डे फंक्शन क्या करेगा, जो दिनांक का फॉर्मेट आप डालोगे उस दिनांक के फॉर्मेट में से महीने की कौन सी तारीख है आज उसके बारे में जानने हेतु। तो डे फंक्शन क्या बताता है, डेट में से महीने के दिन को बताता है। डेट में से महीने के दिन को बताता है। डेट में से महीने के दिन को बताता है, तो ये फंक्शन क्या हो गया भाई, डे फंक्शन हो गया। लाइक अब इसका एक एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखो जैसे कि इक्वल साइन और फंक्शन का नाम हमने लिखा डे और ब्रैकेट में हमने डाल दी यहाँ पर आज की डेट। तो आज की डेट डालने के बाद में अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कि हमने ये डे फंक्शन यूज़ किया है, तो इस पूरे डेट के फॉर्मेट में से वो आज की तारीख बताएगा कि महीने का कौन सा दिन चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो महीने का कौन सा दिन है, 13वां दिन है, तो यहाँ पे ये 13 आ गया इसका आउटपुट। इस तरीके से ये फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन इसका आता है और वो नेक्स्ट फंक्शन होता है मंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन नाम से ही पता चल गया होगा कैसे काम करेगा भाई मंथ फंक्शन। अगर मंथ फंक्शन की बात करें तो डेट के फॉर्मेट में से महीने को बताता है। तो डेट में से महीने को बताने के लिए डेट में से महीने को बताता है, डेट में से महीने को बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखे इसका, तो एग्जाम्पल है कि इक्वल साइन और फंक्शन का नाम लिख दिया हमने मंथ और ब्रैकेट में हमने लिख दी डेट। तो अब यहाँ पर मंथ के बारे में पूछा गया है, तो भाई आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2, क्योंकि मंथ अभी कौन सा चल रहा है, फेब चल रहा है, तो दूसरा मंथ चल रहा है, तो यहाँ आउटपुट आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें चौथा फंक्शन होता है ईयर फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, ईयर फंक्शन। और नाम से ही पता चल गया होगा कि डेट फॉर्मेट में से वर्ष को बताने हेतु, है ना। तो डेट में से वर्ष या ईयर की गणना करने हेतु, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल जैसे कि इक्वल साइन और आपने फंक्शन का नाम लिखा ईयर और आपने यहाँ पर डेट फॉर्मेट डाल दी है, ये डेट फॉर्मेट आपने कर दिया है, तो इसका आउटपुट आपके पास में क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट आपके पास में आएगा 2024, ठीक है। तो ये वर्ष जो है वो चल रहा है उसके बारे में बता दिया गया है। चलिए अब एक फंक्शन और बच गया इसके अंदर, तो एक फंक्शन जो है वो मैं यही करवा देती हूँ। एक फंक्शन होता है टुडे फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, टुडे फंक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना, नाउ और टुडे में अंतर क्या है, नाउ और टुडे फंक्शन में अंतर क्या है। नाउ फंक्शन के द्वारा डेट, वर्तमान डेट और टाइम दोनों ही बताए जाते हैं, जबकि टुडे फंक्शन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान तारीख को बताया जाता है। तो सिर्फ जब आपको वर्तमान तारीख याद करनी है एक्सेल के अंदर तो आप टुडे फंक्शन का यूज़ कीजिए, लेकिन डेट के साथ में आपको टाइम भी याद करना है, देन आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, नाउ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो टुडे फंक्शन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टुडे फंक्शन के लिए कि वर्तमान समय को ज्ञात करने हेतु, वर्तमान समय को ज्ञात करने हेतु एग्जाम्पल के तौर पे इक्वल साइन लगाया, टुडे फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट में आपने आज की डेट का फॉर्मेट डाल दिया, ठीक है। सो टुडे लिखे और आपने ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि वो खुद ही स्वयं से ही आपको क्या बताएगा, वर्तमान तारीख बताएगा। तो जैसे आपने एंटर की प्रेस की, इसका आउटपुट क्या आ गया, इसका आउटपुट आपके सामने आ जाता है, आज की वर्तमान तारीख आपके सामने आ जाती है। तो ऐसे काम करता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक्सेल के अंदर जब भी डेट एंड टाइम फंक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मोस्टली नाउ और टुडे फंक्शन पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ये दो ही कंफ्यूज करते हैं। नाउ फंक्शन जो डेट एंड टाइम, वर्तमान डेट एंड टाइम दोनों बताता है, जबकि टुडे फंक्शन ओनली ऑन आपको जो है वर्तमान डेट के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये जो है डेट फंक्शन क्या हो गए भाई, डेट फंक्शन क्लियर हो गए। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन आते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें तो ये स्टैटिकल्स फंक्शन, इनको हम बाद में लेंगे। इससे पहले हम लेंगे एक बार टाइम फंक्शन। कौन से फंक्शन भाई, टाइम फंक्शन। ये तो हमने डेट फंक्शन देखे सारे। अब हम बात करते हैं टाइम फंक्शन की। कौन से फंक्शन की भाई, टाइम फंक्शन। तो देखो नेक्स्ट आते हैं टाइम फंक्शन। कौन से फंक्शन भाई, ये आ गए आपके टाइम फंक्शन।
अब टाइम फंक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर हमें एक्सेल के अंदर समय की गणना करनी है, टाइम से संबंधित अगर गणना करनी है, तो हम जो है टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि समय से संबंधित गणना करने हेतु, समय से संबंधित गणना करने हेतु, समय से संबंधित गणना करने हेतु हम टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। इस फंक्शन का उपयोग करते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इस टाइम फंक्शन में हमें कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे। जैसे डेट में आपको 5 प्रकार के फंक्शन मिले, वैसे ही इस टाइम फंक्शन में भी आपको जो है 1 से 3-4 फंक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन आता है टाइम फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? टाइम फंक्शन। अब ये टाइम फंक्शन क्या करेगा, आप जो भी फंक्शन में जो भी नंबर फॉर्मेट आप डालोगे, उस नंबर को समय के फॉर्मेट में बदलता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ये फंक्शन दिए गए नंबर को, ये फंक्शन दिए गए नंबर को समय के फॉर्मेट में बदलता है, समय के फॉर्मेट में बदलता है। ठीक है, दिए गए फंक्शन को समय के फॉर्मेट में बदलता है। हो गया क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखो कि समय के फॉर्मेट में बदलता है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, इक्वल साइन लिखा और आपने फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम है टाइम फंक्शन, और यहाँ ब्रैकेट में आपने जैसे कि इस तरीके से ये फॉर्मेट डाल दिया। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ये नंबर डाले, ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट क्या आएगा, ये नंबर जो है समय के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। समय के फॉर्मेट में बोलूँ तो 10:30। ठीक है, ये 10 सेकंड जो है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा इस तरीके से, 10:30 और 10 सेकंड। अब देखो कि समय क्या है कि भाई आपने जब ये काम किया, आपने जब ये टाइम फंक्शन लगाया, उस समय क्या था, सुबह का टाइम था या शाम का टाइम था। तो यहाँ पर AM PM जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो इस तरीके से हम जो है टाइम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। टाइम फंक्शन के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है सेकंड फंक्शन। क्या आता है भाई? सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन का यूज क्या होगा कि दिए गए टाइम में सेकंड को ज्ञात करने हेतु, तो दिए गए टाइम में सेकंड को ज्ञात करने हेतु, दिए गए टाइम में सेकंड को बताता है, दिए गए टाइम में सेकंड को बताता है। जैसे आपने लिखा इक्वल साइन और फंक्शन का नाम लिखा सेकंड, और यहाँ आपने नंबर डाल दिया 10 30 10। तो यहाँ पर अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्या है भाई? सेकंड आपको खुद को देखो यहाँ लिखा जब भी पता चल रहा है कि 10 सेकंड है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या निकल के आएगा, ये 10 सेकंड। तो दिए गए टाइम में से सेकंड को पहचान कर सेकंड का आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखा देता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसमें टाइम फंक्शन में आता है मिनट फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? मिनट फंक्शन। मिनट फंक्शन है तो इसका मतलब दिए गए टाइम में आपको मिनट अगर ज्ञात करना है तो मिनट फंक्शन बता दिया जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो कि ये फंक्शन दिए गए टाइम में, ये फंक्शन दिए गए टाइम में से ये फंक्शन दिए गए टाइम में से मिनट को बताता है, मिनट को बताता है। अब मिनट को बताता है तो कैसे बताता है? जैसे लाइक एग्जांपल, आपने इक्वल साइन लिखा, आपने फंक्शन का नाम लिखा मिनट, और आपने ब्रैकेट में एक टाइम फॉर्मेट डाल दिया। तो ब्रैकेट में जैसे आपने डाला 10:30, ठीक है, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा भाई? 10 भाई कितना हो रहा है समय? 10:30। तो यहाँ पर आउटपुट के रूप में आएगा 30 मिनट्स। क्या आएगा भाई? 30 मिनट्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक दिए गए टाइम से आप क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो उसमें से मिनट। क्या निकाल सकते हैं भाई? मिनट। ऐसे ही एक लास्ट फंक्शन होता है टाइम फंक्शन के अंदर, आवर फंक्शन। आवर फंक्शन जो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि दिए गए टाइम से अगर आपको हवर को प्रदर्शित करना है ना, तो ये फंक्शन दिए गए टाइम में से, ये फंक्शन दिए गए टाइम में से आवर को प्रदर्शित करता है, आवर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल कि अगर अपन मान लो कि अभी जो अपन ने मिनट के लिए एग्जांपल लिया था, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल, और यहाँ फंक्शन का नाम लिखोगे आवर, और ब्रैकेट में आपने टाइम डाला 10:30। तो यहाँ आपको पता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 10।
ठीक है, क्योंकि भाई कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो आवर को बता रहा है। तो टाइम फंक्शन में से हम वर्तमान समय की गणना कर सकते हैं, उसमें से हम सेकंड, मिनट और आवर इन तीनों की भी गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शन यूज किए जाते हैं। चले आगे, चलिए अब आगे बढ़ो। देखो आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन आते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अब ये जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, पहली चीज तो इनको कहते हैं सांख्यिकी फंक्शन। क्या कहते हैं भाई, सांख्यिकी फंक्शन। जब न्यूमरिक डाटा पर आपको मतलब न्यूमरिक डाटा में आपको जो है ऐसे कि मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो वहां पर ये काम में लिए जाते हैं कौन से फंक्शन भाई, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन की मैं बात करूं तो देखो इसमें सबसे पहले फंक्शन आता है, यहाँ एक अपन टेबल बना लेते हैं ताकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। और टेबल देखो यहाँ पर एक ही टेबल है जो मैं इस पूरे एक्सेल में लेके चलूंगी, है ना, ताकि बार बार डेटा कैलकुलेट करने में मुझे भी दिक्कत ना हो और आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो हमारी ये बनी बनाई एक प्री डिफाइंड टेबल है, मेरी ओर से इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए देखो इसमें मैंने A1 में डाटा लिखा, A2 में डाटा लिखा, A3 में लिखा और A4 में लिखा। यहाँ एक टेबल और मतलब एक सेल एक्स्ट्रा और बना लेते हैं। चलिए अब इस टेबल को लेके, इस टेबल के डाटा को लेके हम ये सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है इनको समझेंगे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं इनको हम सांख्यिकी फंक्शन कहते हैं, यानी सांख्यिकी गणना करने हेतु इनका यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले फंक्शन आता है मैक्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, मैक्स फंक्शन। मैक्स यानी मैक्सिमम। जब दिए गए वैल्यू में से आपको मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, डाटा की दी गई वैल्यू में से आपको मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, देन आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन। जैसे कि सपोज करना मैंने इसी टेबल को लिया है और इसी टेबल के लिए मैंने मैक्स फंक्शन यूज किया है, तो मैंने क्या किया है, इक्वल साइन लगाया, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का नाम क्या है भाई, मैक्स है। मैक्स फंक्शन का नाम लिख के मैंने ब्रैकेट में सेल रेंज लिख दिया, सेल का एड्रेस लिख दिया, और सेल का एड्रेस मैंने क्या लिखा है, A1 से लेके A4, यानी इस A1 से लेके A4 तक जो डाटा लिखा गया है उस डाटा में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सेल एड्रेस डाली तो भाई इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे A1 में 10 लिखा हुआ है, A2 में 20 लिखा हुआ है, A3 में 30 लिखा हुआ है, A4 में 40 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है 40। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ये मैक्स फंक्शन लगाएंगे आपका आउटपुट निकल के आएगा, ये आउटपुट निकल के आ गया 40। क्लियर है यहाँ पे। तो अधिकतम मान ज्ञात करने हेतु, है ना, दी गई वैल्यू में से अधिकतम मान ज्ञात करने हेतु, या यूँ कह दो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने हेतु MS एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो कि इसी वैल्यू में अब आपको निम्नतम मान ज्ञात करना हो, न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने के लिए कैसा फंक्शन यूज करोगे, मिन फंक्शन यूज करोगे। इक्वल साइन और आपने फंक्शन का नाम लिखा मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम। मिन का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, मिनिमम। आपने वही सेल रेंज दे दी, क्योंकि हम इसी डाटा को यूज कर रहे हैं तो सेल रेंज दे दी। अब इसका अर्थ क्या है कि न्यूनतम या मिनिमम मान ज्ञात करेंगे। तो आपने जब इस डाटा पर ये मिन फंक्शन लगाया है तो इस डाटा, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा भाई, देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 10, तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे क्या आ गया भाई, 10 आ गया। क्लियर है। चलिए ऐसे ही काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन का मतलब है एक सेल रेंज के अंतर्गत दी गई वैल्यू की संख्या बताना। तो भाई ये जो सेल रेंज है, अब अपने सेल रेंज क्या डाली है, A1 से A4। देखो पहले तो हमने फंक्शन का नाम लिखा। ये काउंट फंक्शन क्या करता है, जो भी सेल रेंज आपने दी है उस सेल रेंज में डाटा कितनी है ना, उन डाटा की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन दी गई सेल रेंज में डाटा की वैल्यू को बताता है। तो एक रेंज के अंतर्गत दी गई वैल्यू की संख्या ज्ञात करने हेतु हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इक्वल साइन लगाया, काउंट फंक्शन का नाम लिखा और वहां पर हमने सेल रेंज लिखी A1 से A4। तो A1 से A4 तक कितना डाटा है भाई, देखो ये रहा A1 में ये एक डाटा, 2, 3 और 4। तो डाटा की संख्या या वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। तो यहाँ आउटपुट के रूप में क्या आएगा, आउटपुट के रूप में आएगा 4। क्या आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट फंक्शन आता है एवरेज फंक्शन। और एवरेज फंक्शन सभी को पता है, जब हमें औसत ज्ञात करना हो तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। ठीक है। तो ये जो सेल में जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू के लिए आप एवरेज निकालना चाहते हैं, इसका औसत मान निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एवरेज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाया,
इक्वल साइन और फंक्शन का नाम लिखा एवरेज, और ब्रैकेट में आपने दी सेल रेंज। सेल रेंज वही A1 से लेके A4 तक। अब इस डाटा का आप औसत निकालते हो तो निकाल सकते हैं भाई 10 + 20 + 30 + 40 इक्वल 100 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है भाई, 4 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 और इसका मान आपके पास में आ जाएगा इक्वल 25। ठीक है, तो यहाँ इसका एवरेज मान क्या निकल के आया भाई, 25 आया है ना। तो चलिए ये आपने एवरेज वाला फंक्शन भी देख लिया। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन आता है, एक तो अपन ने पढ़ा काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन में जो आपने सेल रेंज दी है ना, सेल रेंज दी है, उस सेल के अंदर अगर किसी सेल में वैल्यू लिखी हुई है तो सिर्फ उसी वैल्यू को काउंट करेगा काउंट फंक्शन, है ना। अगर मान लो कि जैसे अपन ने A1 से लेके A4 का सेल रेंज दिया, अब मान लो कि A3 में कोई डाटा था ही नहीं, तो कोई डाटा था ही नहीं तो डाटा काउंट हुआ भी नहीं, है ना। देन उस समय आंसर क्या आता है, यहाँ पे 3 आता, है ना। लेकिन काउंटा के अपोजिट एक और फंक्शन होता है काउंटा। कौन सा फंक्शन भाई, काउंटा फंक्शन। ये काउंटा फंक्शन क्या करेगा, आप जो सेल रेंज दे रहे हो, अब उसमें भले ही डाटा लिखा हुआ है चाहे नहीं है, वो चयनित सेल की संख्या को बताएगा, डाटा की संख्या को नहीं, चयनित सेल की संख्या को बताएगा। अब फिर चाहे उस सेल में डाटा लिखा है या नहीं है। तो काउंट फंक्शन एक सेल में दी गई वैल्यू की संख्या को बताता है, जबकि काउंट ऑफ फंक्शन क्या करता है, दी गई मतलब एक सेल दी गई सेल रेंज में से सिर्फ सेल की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन भाई, काउंट ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन सभी चयनित सेल की संख्या को बताता है, चाहे उसमें कुछ भी डाटा टेक्स्ट नहीं हो, है ना। जैसे कि मैंने अगर मान लो ये काउंट ऑफ फंक्शन देकर और मैंने सेल रेंज दे दी A1 से A5, तो यहाँ देखो A5 में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो A4 तक तो डाटा लिखा हुआ है लेकिन A5 में डाटा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सबको क्या करेगा, काउंट करेगा। तो यहाँ पे परिणाम क्या आया, 5 आया, यहाँ पे परिणाम क्या आया भाई, 5 आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन होते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट और काउंटा। अब देखो इतने सारे फंक्शंस पढ़े और फंक्शंस अभी और भी बाकी है, मेन फंक्शंस तो अब बाकी है जिसपे क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं एग्जाम में ना, वो फंक्शंस तो अभी बाकी है। जो अभी तक अपन ने इतने सारे फंक्शंस पढ़े हैं ना, उन फंक्शंस में आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन है, उसका नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान भी रखना है कि वो फंक्शन है किस प्रकार का। जैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शन की हम बात करें तो मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट और काउंटा, ये सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है ना। तो वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा स्टैटिस्टिकल फंक्शन नहीं है, और यहाँ इन चारों के ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन आपको डेट एंड टाइम फंक्शन में से कुछ दे दे। तो इस तरीके से आपको इनको सबको याद भी रखना है कि डेट एंड फंक्शन कौन से हैं, टाइम फंक्शन कौन से हैं और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कौन से हैं। क्लियर होगी ये बात। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़े। चलिए अब आते हैं अर्थमेटिक फंक्शन। कौन से फंक्शन भाई, अर्थमेटिकल फंक्शन। भाई अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो सारे अर्थमेटिक फंक्शन में भी आ जाएंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने 5 प्रकार के पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े भाई, अपन ने सम पढ़ा था, सब्ट्रैक्ट पढ़ा था, मल्टीपल पढ़ा था, मतलब प्रोडक्ट पढ़ा था, डिवाइड पढ़ा था, और अपन ने एक मोड यानी शेषफल पढ़ा था। तो वो सारे यहाँ पे भी आ जाएंगे ना, फंक्शन में भी आ जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ फंक्शन हमें यहाँ पे दिखेंगे। अर्थमेटिक फंक्शन, न्यूमेरिक डाटा पर अंक गणितीय गणनाएं करने हेतु हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिकल फंक्शन दोनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, उस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा और उस फंक्शन को किसके लिए यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, यूज कह दो या पर्पस कह दो, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे अर्थमेटिकल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है, उसका नाम है सम फंक्शन। क्या नाम है भाई, सम फंक्शन। इसको एक फॉर्मूला में कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला में क्रिएट करते हैं इक्वल साइन, फिर इस फंक्शन का नाम लिख दिया और ब्रैकेट में हमने सेल रेंज दे दी। सेल रेंज दे दी तो अपन फिर से वही अपनी क्या करते हैं भाई, यहाँ पर अपन वही वाली टेबल बनाते हैं, अपनी प्री डिफाइंड टेबल, जिसमें हमारा फिक्स्ड डाटा है। और इस प्री डिफाइंड डाटा में आपको याद रखना है, प्री डिफाइंड टेबल में आपको ये डाटा याद रखना है, सहूलियत रहेगी क्योंकि ये दिमाग में भी छप जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10, 20, 30 और 40। चलो
अब देखो इसी के लिए हमने A1 से लेके A4 के लिए ये सम फंक्शन लगा दिया। तो ये सम फंक्शन काम क्या करता है भाई, इसका यूज क्या होता है, जोड़ करने हेतु। तो जल्दी से बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पर 100। आउटपुट क्या आ गया भाई, 100, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डाटा हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सम फंक्शन काम कर गया और यहाँ पे आउटपुट आ गया 100। चलो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी इसको आप मल्टीपल भी कह सकते हो। वैसे एक्सेल में इसको मल्टीपल कहा नहीं जाता है, इसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, ठीक है, पर अपन बोल सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट को आप फॉर्मूला में कैसे क्रिएट करोगे, इक्वल साइन, फिर फंक्शन का नाम प्रोडक्ट फंक्शन और सेल रेंज। ये सेल रेंज दे दिया अपन ने ना। अब इनकी आप क्या करोगे, मल्टीपल तो कर लो भाई, 4 मल्टीपल 3 तो कितने हो गए 12, 12 दूनी 24, 24 और कम 24, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 24,000। कितने हो जाएंगे भाई, 24,000। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आ गया, का आउटपुट आ गया ये आपके 24,000। चलिए आगे चलो। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन आता है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन किसके लिए भाई, शेषफल ज्ञात करने हेतु। तो यहाँ पर देखो मैंने यहीं पे एक छोटा सा डाटा लिखा है। अब ये मोड फंक्शन है, इक्वल साइन लगाया, मोड फंक्शन का नाम लिखा और आपने ब्रैकेट में जो है डाटा डाल दिया। अब जब इस डाटा को अपन सोल्व करते हैं मोड फंक्शन लगा के, ठीक है, तो यहाँ पर देखो शेषफल क्या आएगा, 2 6 या कितने होते हैं 12, और 13 में से 12 गए तो शेषफल या मोड के रूप में क्या बचा 1। तो यहाँ आउटपुट आएगा क्या भाई, आउटपुट आएगा 1, ठीक है। तो ऐसे हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मोड फंक्शन का यूज किसके लिए भाई, शेषफल ज्ञात करने हेतु। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट यानी कि किसी का वर्गमूल आपको ज्ञात करना हो। वर्गमूल ज्ञात करने हेतु हम स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करते हैं। ये स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे लागू करोगे, पहले आप इक्वल साइन लिखोगे, फंक्शन का नाम लिखोगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, और फिर आपने ब्रैकेट में मान दे दिया, ब्रैकेट में यहाँ मान दिया हुआ है 100। अब 100 का वर्गमूल या 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट के रूप में आ गया 10। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन किसके लिए भाई, वर्गमूल ज्ञात करने हेतु। स्क्वायर रूट फंक्शन वर्गमूल ज्ञात करने हेतु यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक नोट डाल के आप लिखना। नोट क्या है कि अगर एक्सेल में कोई भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव अगर आपने यहाँ पर वैल्यू रखी है तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एक्सेल के अंतर्गत नहीं निकलता है ना। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट में कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो नेगेटिव वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कि भाई नेगेटिव नंबर के लिए यहाँ पर लिख लो, ये इसको इससे कनेक्ट कर दो, नेगेटिव हाँ, नेगेटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन आता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन यानी कि आपको दी गई वैल्यू पर अगर कोई घात लगी है, उस घात को सोल्व करके उसका मान बताना, यानी पावर ज्ञात करने हेतु। तो पावर फंक्शन कैसे यूज करोगे, इक्वल साइन लगाओगे, पावर फंक्शन का नाम लिखोगे, और देखो कि यहाँ ब्रैकेट में मैंने एक डेटा लिखा है 6 लिखा है और बाद में मैंने लिखा है 2। भाई जिस नंबर की आपको पावर ज्ञात करनी है पहले उसको लिख दो। तो यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर बाद में जितनी जितनी पावर ज्ञात करनी है वो संख्या लिखो। तो यहाँ पे पावर क्या दी हुई, 2 दी हुई है, तो 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 2। जब आप इसको सोल्व करोगे, सॉरी है ना, नहीं सही है, 6 पावर 2 बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 6 नहीं, यहाँ पे लिखो 5, क्या लिखो 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टू दी पावर 2। अब ये 5 टू दी पावर 2 लिखी है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई 25। क्या आएगा इसका आउटपुट 25 आएगा। तो एक दिए गए नंबर की पावर वैल्यू ज्ञात करने हेतु हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो कि एक संख्या की पावर ज्ञात करने हेतु पावर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल, और फिर मैंने फंक्शन का नाम लिखा पावर, और मैंने ब्रैकेट में लिखा 10, और यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 2। यानी इसका मतलब है 10 टू द पावर 2, और उसको हमें सोल्व करना है। तो 10 टू द पावर 2 को जब आपने सोल्व किया, देन आपका आंसर क्या आ गया भाई 100। क्या आंसर आ गया आपका 100। तो आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा 100। चलिए फिर नेक्स्ट फंक्शन आते हैं फैक्ट फंक्शन। फैक्ट फंक्शन का मतलब है फैक्टोरियल ज्ञात करने हैं। तो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल हम कैसे ज्ञात करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना आप, गुणनखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई, गुणनखंड ज्ञात करना। तो फैक्टोरियल ज्ञात करने हेतु हम जो है फैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इसको फॉर्मूला में कैसे क्रिएट करोगे, इक्वल साइन लिखा, फैक्ट फंक्शन का नाम लिखा, और ब्रैकेट में हमने नंबर डाल दिए। तो यहाँ हमें 5 के क्या करने हैं, फैक्टोरियल ज्ञात करने हैं। 5 का गुणनफल ज्ञात करना है, 5 के फैक्टोरियल ज्ञात करने हैं। तो 5 के गुणनफल कैसे ज्ञात करोगे, 5 मल्टीपल, मतलब जो नंबर दिया गया है उससे पहले की जितनी भी छोटी संख्या है उनसे उसको क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4,
4 × 3 4 × 2 × 1 इस तरीके से फैक्टोरियल मान निकाला जाता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 120। क्या आएगा भाई, 120 आएगा। ऐसे ही आप चलो दूसरी संख्या का एक बार और फैक्टोरियल निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने नंबर लिया 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहले इसको क्या करोगे, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इसका फैक्टोरियल मान ज्ञात करो, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। क्लियर है। तो दी गई वैल्यू के फैक्टोरियल मान को ज्ञात करने हेतु हम फैक्टर फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे, और नेक्स्ट देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यानी या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कह दो या एब्सोल्यूट कह दो, एब्स्ट्रैक्ट कह दो या एब्सोल्यूट कह दो, यानी उस जो दी गई वैल्यू है उसका एक निश्चित मान ज्ञात करने हेतु। अब वो वैल्यू नेगेटिव में है तब भी हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, और पॉजिटिव में है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मान ज्ञात करने हेतु हम एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं। एब्सोल्यूट मान ज्ञात करने हेतु हम एबीएस फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एबीएस फंक्शन लिखा, इक्वल साइन लगाया, और आपने क्या लिखा, एबीएस। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है, तो इसको हमें एब्सोल्यूट मान में चेंज करना है, यानी इसका नेगेटिव साइन जो होगा उसको हटा दो। नेगेटिव साइन दिया गया है तो नेगेटिव साइन को हटा देना है। जैसे नेगेटिव साइन हटाया और आउटपुट के रूप में आपके सामने इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 9 यहाँ पे लिख दिया। तो एक संख्या का यहाँ पे लिखो एब्सोल्यूट मान ज्ञात करने हेतु, एब्सोल्यूट मान देने हेतु हम एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो राउंड फंक्शन, ये मैं आपको राउंड फंक्शन जो है नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा डिटेल से समझाऊंगी, क्योंकि अभी हाल ही में इस फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं राउंड फंक्शंस को लेके। ठीक है, वैसे ये है कि एक दी गई वैल्यू को राउंड ऑफ करने हेतु हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट फंक्शन आता है फ्लोर फंक्शन। इसका क्या करना है, आपको जो दी गई वैल्यू है उस वैल्यू के आधार पे उसका पिछला गुणनखंड ज्ञात करना है। पिछला गुणनखंड ज्ञात करने हेतु हम फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं। तो इक्वल साइन लगाया, इक्वल साइन करके हमने यहाँ पर क्या लिखा, फ्लोर फंक्शन लिखा, और ब्रैकेट में देखो वैल्यू दी हुई है 14 और 3, है ना। तो हमें इस 14 के आपको क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने ना। तो अब देखो 3 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 के गुणनखंड 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, उसके बाद में 15 होता है। अब देखो ये 14 जो है 12 और 15 के बीच में है, ये 14 कहाँ है भाई, 12 और 15 के बीच में। तो इस 14 से ठीक पहले भाई, कि इस 14 के पीछे की ओर है ना, इस 3 का कौन सा फैक्टोरियल था, कौन सा गुणनखंड था, 12 था ना। तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, 12 आएगा। तो दिए गए नंबर के आधार पर पिछले गुणनखंड का मान ज्ञात करने हेतु फ्लोर फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करें सील यानी देखो इक्वल साइन लगाया और सील फंक्शन यूज किया। सील का मतलब होता है अगला आगे वाला, है ना, आगे आने वाला गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। भाई हम लोग कहते हैं ना सीलिंग फैन लगे हुए, मतलब ऊपर लगे हुए आगे, है ना, तो ऊपर अगला गुणनखंड ज्ञात करना है। और फ्लोर का मतलब होता है नीचे, है ना, तो मतलब पिछला गुणनखंड ज्ञात करना है, ऐसे समझ सकते हो आप। फ्लोर यानी नीचे का, यानी पीछे वाला गुणनखंड ज्ञात करना। सील यानी सीलिंग यानी हमेशा ऊपर होते हैं ना, सीलिंग फैन बोलते हैं अपन, है ना, तो मतलब कि उसके अगला गुणनखंड ज्ञात करने हेतु। तो देखो यहाँ पर दिए गए नंबर पर अगले गुणनखंड का मान बताने हेतु सेम वही वैल्यू है 14 3। अब देखो 14 से आगे इस 3 का फैक्टोरियल कौन सा होता है भाई, इसका होता है 15, इसका गुणनखंड कौन सा होता है 15। तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया 15। आई होप कि आपको फ्लोर और सील फंक्शन दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है इंटीजर, आई का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू भाई, इंटीजर वैल्यू का मतलब है एक संख्या की प्रागत मान ज्ञात करने हेतु, यानी इंटीजर वैल्यू ज्ञात करने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ आंसर, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.8। तो इसका प्राकृत मान क्या होगा, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीजर वैल्यू आउटपुट के रूप में आएगा 12, क्या है ना। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या ज्ञात करने हेतु हम इंटीजर वैल्यू वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को हटा देंगे और पूर्ण वैल्यू को अपन यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है, तो ये आपके हो गए फंक्शंस कौन से भाई, ये हो गए आपके सारे अर्थमेटिकल फंक्शन। इस अर्थमेटिकल फंक्शन में जो ये राउंड फंक्शन है, इसको थोड़ा स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही फंक्शंस पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में जो है हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर चर्चा करेंगे।
बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।